हेलो दोस्तों, मैं नवीन कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है सिविल फंडामेंटल्स। अब इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर उस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है विद प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और वो एग्जाम कौन कौन से होते हैं जनरली? इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, गेट का एग्जामिनेशन, असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो पिछले 7 सालों से मैं इस फील्ड में हूं और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगह पे सर्विसेज दे रहा हूं। बट ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का एक कंस्ट्रेंट है। वो कंस्ट्रेंट क्या है कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन के बच्चों से ही जुड़ पाते हैं। उसी कंस्ट्रेंट को रिमूव करते हुए हम यहाँ पर सिविल फंडामेंटल को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि आप सभी तक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जुड़ सकूं। आशा है हमारा सफर आप सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। ये था इस प्लेटफॉर्म का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब करते हैं इस प्लेटफॉर्म का एक दूसरा एस्पेक्ट जो कि मैंने ऑब्जर्व करा है अपने 7-8 सालों के कैरियर के अंदर बच्चों को पढ़ाते हुए। और वो कंसर्न क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है कि जब भी बच्चे तैयारी करते हैं तो हर फेस में, चाहे वो इनिशियल प्रिपरेशन फेस हो, चाहे वो मिडल फेस हो जब कुछ सब्जेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो एंड फेस हो जब सिलेबस कवर हो जाता है टीचर के अकॉर्डिंग, या वो उस एग्जामिनेशन का फेस हो जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं। ये 4 तरह के फेसेस होते हैं जहां पे दिखते एक स्टूडेंट फेस करता है और वो मैक्सिमम स्टूडेंट के फेस पर दिखाई देती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। बट मेरा एनालिसिस ये कहता है कि हमारा सिलेक्शन जब होता है तो रिजल्ट उसे डिसाइड नहीं करता। हमारा सिलेक्शन तभी हो जाता है जब हम उस एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं। इस एग्जामिनेशन हॉल के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या आती है इन 4 फेजेस में? जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब अलग तरह के इश्यूज होते हैं, जब प्रिपरेशन हाफ हो जाती है तब अलग तरह के इश्यूज होते हैं, और जब प्रिपरेशन खत्म हो जाती है तब एक डिफरेंट इश्यू सामने आ जाता है। और इन सारे इश्यूज की वजह से जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करते हैं तो वो प्रेशर हम हैंडल ही नहीं कर पाते। ये रीजन है कि मैक्सिमम बच्चे उस प्रेशर के अंदर क्रम्बल कर जाते हैं और फेल हो जाते हैं और गलतियां कर देते हैं, जबकि उनकी तैयारी में कोई भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो सबसे पहले इन इश्यूज को, इन प्रॉब्लम्स को मैंने पिछले 7 सालों में एड्रेस करा। अब एड्रेस के बाद मुझे लगा कि मैं किसका बहुत बेटर सॉल्यूशन दे सकता हूँ। हो सकता है और भी कोई दे सकता हूँ, पर मेरे अकॉर्डिंग मैं इसका सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ और अपने टाइम पर मैं भी कोई एक इतना इंटेलिजेंट गाय नहीं था कि हर चीज एक टाइम पे क्रैम हो गई और मैंने एग्जाम क्रैक कर दिया। ठीक है, हर चीज स्ट्रगल के साथ आई है। तो वो चीज समझ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और एंड तक इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। इसे वो भी सुन ले जो स्टार्टिंग में है, इसे वो बच्चे भी सुन ले जो मिड फेस में है, वो भी जिनका सिलेबस कवर हो चुका है, और वो भी जो एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी। एक एक करके हम अलग अलग इश्यूज को एड्रेस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इशू है कि हमें प्लानिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, और प्लानिंग करने से पहले भी हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है जिससे हम शुरू करें। समझ गए? ऐसा नहीं है कि 12-13 सब्जेक्ट है तो किसी को भी उठा के शुरू कर लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि हम यही नहीं समझ पाते कि हमें किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है और किस सब्जेक्ट को लास्ट में करना है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो है ये। दूसरा, अब आजकल जैसे कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम ज्यादा होने लग गए हैं। सिर्फ एक दो स्टेट गवर्नमेंट या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम यही है जो कन्वेंशनल या रिटन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें एग्जाम में देते हैं। बाकी सभी जगह पर ऑब्जेक्टिव पर्पज से चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। अब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कन्वेंशनल के स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। जब तक आप वो कन्वेंशनल नहीं करोगे तब तक आपको ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाओगे ढंग से। यही रीजन है हम सिलेबस को कवर करने के बाद भी
हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्विंग हमारी एबिलिटी खत्म हो चुकी है। दूसरी चीज है ये तो है सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाली बात। सेकंड पॉइंट होता है हमारा कि हम प्लान किस तरह करें। जरूरी नहीं है कि हमें 15-15 घंटे पढ़ना पड़े। 5 से 6 घंटे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर भी पढ़ोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, बट रेगुलरिटी जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है इस चीज के अंदर। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसके साथ में उसको ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल ये नहीं है कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और उस पर मैं क्वेश्चन करते जा रहा हूँ। अब न्यूमेरिकल मैंने छोड़ दिया, चलो बाद में करूंगा। उस टाइम इंटरवल में वो प्लान भी इंक्लूड होगा, उसी प्लान के थ्रू चला जाएगा जिस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तीसरी चीज, जब हम पढ़ते हैं तो कंसेप्ट ओवर हो जाता है और हम अगले टॉपिक पर चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हम फॉर्मूला भूल जाते हैं क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग में इतने ज्यादा फॉर्मूले हैं। इवन सॉइल मैकेनिक्स के अंदर ही 100 से 150 फॉर्मूले आ जाते हैं हमारे। अब कितने याद करे जाए। तो फॉर्मूले याद करने की प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि एग्जाम में सारी वैल्यूज गिवन होगी ऑब्जेक्टिव में, बट हमें वो रिलेशनशिप ही ध्यान नहीं आएगा जिसके अंदर मैं वैल्यू रख के अपनी फाइनल वैल्यू निकाल सकूं। और फिर कोई यूट्यूब पर वीडियो बना देगा कि ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, वैल्यू पुट करो आंसर निकाल दो। फेल होने के बाद आपको भी लगेगा कि ये तो फॉर्मूला बेस ही था, पर उस पर्टिकुलर टाइम पर वो फॉर्मूला याद नहीं होता। क्लियर है पार्टी वाला। चौथा चैलेंज क्या आता है, हमारा सिलेबस इतना ज्यादा है कि वो रिवीजन करने में कई महीने लग जाएंगे अगर हम खत्म करने लगे तो। ऐसे इवन रिवीजन रिवीजन में 15 से 20 दिन लग जाएंगे अगर आप सब्जेक्ट को ऊपर ऊपर से भी देखोगे तो। सिर्फ कुछ टॉपिक्स जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग करी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, पर हम लास्ट में पहुंचते पहुंचते अपने रेलवे टॉपिक पर पहुंच गए, तो हम यही भूल जाएंगे कि शियर स्ट्रेस या बेंडिंग मूवमेंट के रिलेशनशिप या उनके स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या थे। उन टॉपिक्स को ही भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है। क्लियर है। और सिलेबस इतनी तेजी से खत्म करवाया जाता है मैक्सिमम जगह पर कि आपको रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता। और वो सिलेबस जल्दी खत्म करवाना नेसेसिटी भी है क्योंकि अगर 4-4 साल एग्जाम में लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी उससे, वो आपके ऊपर ही प्रेशर या बर्डन बढ़ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर रिवीजन के साथ साथ हमें सिलेबस भी कवर करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजिकल इशू। जब हमारी प्लानिंग ढंग से नहीं होती, कोई भी सब्जेक्ट हम कभी भी स्टार्ट कर लेते हैं, रिवीजन ढंग से नहीं करते, आज 15 क्वेश्चन कर लिए, कल छोड़ दिए, परसों फिर 15 कर लिए। इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा लो ही रहता है। जैसे ही टॉपिक खत्म होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती है कि उस पर जुड़े हुए जितने भी आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमें खत्म करने हैं। बट क्योंकि सिलेबस इतना फास्ट चलता है, हम वो खत्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सारे सिलेबस तो खत्म हो जाता है और हर जगह यही पता चल जाता है कि सिलेबस खत्म हो गया, टीचर ने भी कह दिया इसी में से आएगा जो करवाया है, बट रिवीजन तो हमने करी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी वजह से देखते हैं क्या क्या आती है, हमें लास्ट टाइम पर एंग्जाइटी और स्ट्रेस फील करने लगती है हमारी बॉडी, जिसकी वजह से सारी चीजें आते हुए भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जाम के अंदर। दूसरा, जब मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट में मैक्सिमम टाइम कम मार्क्स आ जाते हैं, या ये दिखता है कि मुझसे ऊपर तो अभी 10,000 बच्चे हैं और वैकेंसी सिर्फ 400-500 है, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। वो कम मार्क्स जो आ रहे हैं ना, वो उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ही आ रहे हैं, जो इससे पहले 4 चीजें हमने ढंग से नहीं करी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि एबीसीडी सुना दो, आप क्या उसे सोचोगे क्या एबीसीडी सुनाने में कितना टाइम लगेगा, ए के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा? बिल्कुल नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हो उस एबीसीडी को सुनाने में कि आपको आगे से आगे चीजें याद है। तो वो इसलिए याद है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बार बार मल्टीपल टाइम्स, 1000 टाइम्स करी गई है। बट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते ही नहीं, हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं लास्ट पॉइंट पर। और जब सिलेबस हो रहा होता है तब भी थ्योरी ही पढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लिए, टीचर ने करवा दिए तो करवा दिए।
तो उसकी वजह से मॉक में मार्क्स कम आते हैं, और मॉक में मार्क्स कम आने की वजह से वो प्रेशर पेपर में रिफ्लेक्ट करता है हमारा। अगला पॉइंट है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। अब सोशल मीडिया पर इतना ब्लफिंग हो चुकी है कि अगर मैं आपको आके ये कह दूं ना कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से 15 क्वेश्चन आते हैं और स्ट्रक्चर में से 5 क्वेश्चन आते हैं। अब मैक्सिमम टीचर जो अच्छा पढ़ाता है सोम और स्ट्रक्चर, वो कह देगा 15 सोम में से और 5 स्ट्रक्चर में से। अब ये चीज तो एग्जामिनर डिसाइड करेगा ना। और उसकी वीडियो पर 2 लाख लाइक आए हुए थे, आपने सोचा 2 लाख लोगों ने देख रखा है, तो भाई सोम में से 15 क्वेश्चन आते ही होंगे, सर कह रहे हैं तो, और स्ट्रक्चर में से 5 क्वेश्चन आते ही होंगे। अब आपने क्या करा, उनकी थ्योरी मान ली और बाकी सब्जेक्ट पे फोकस थोड़ा सा कम कर दिया। एग्जामिनर ने क्या कर दिया कि सोम में से तो दिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन 15 की जगह, और स्ट्रक्चर में से दिए सिर्फ 1 क्वेश्चन। ये तो एग्जामिनर डिसाइड करेगा ना, ये तो ना मैं डिसाइड करूंगा ना कोई और टीचर डिसाइड करेगा। ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है वो इंफॉर्मेशन के लिए तो ठीक होता है, बट जहां पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, वहां पर आपके सारे स्टैटिस्टिकल डाटा फेल हो जाएंगे कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे। इसकी वजह से हम अगले साल की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से एक ही क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए। हम तो सबसे बढ़िया उसे ही करके गए थे, क्योंकि एक सर की वीडियो पे 3 लाख लाइक आए थे और सबने बोला था सर आप सही कहते हो, सही कहते हो, और हमने उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर ली वो थ्योरी। नेक्स्ट ईयर फिर यही होगा और उसके अगले साल फिर यही होगा। इसीलिए एक जेई जूनियर इंजीनियर जैसा छोटा एग्जाम भी बहुत सारे बच्चों के लिए पंचवर्षीय योजना बन जाता है। इन 6 चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्ट्रेटेजी प्लान करी, जिसके अकॉर्डिंग सिविल फंडामेंटल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। अब वो स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले तो हमें देखना है हमारे सब्जेक्ट क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंक्रीट, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, आरसीसी, स्टील, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, इरिगेशन, हाईवे इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, सीपीएम पर्ट एंड रेलवेज। ये 16 टॉपिक है जो हमें कवर करने पड़ते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ को लास्ट पॉइंट पे स्किप करा जा सकता है, ऐसा नहीं है सारे ही करने नेसेसिटी है। तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट ये है कि हम कौन से सब्जेक्ट से शुरू करें, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जो है वो इंटरलिंक भी है एक दूसरे से। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉइंट है, प्लान बनाने के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट से हमें स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग गलत सब्जेक्ट से कर ली तो शुरुआत ही गलत हो जाएगी और वो डिमोटिवेशन एंड तक चलता रहेगा। इसीलिए दूसरी बात, हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 15 क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस में 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कंक्रीट में 15 आते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में 4 आते हैं। ऐसी कोई भी अनरियलिस्टिक थ्योरी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं स्टैट्स पे ज्यादा बिलीव नहीं करता। हाँ, इतना एक अंदाजा होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल डाटा इतना पता होना चाहिए कि ये बंच ऑफ सब्जेक्ट्स में से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। जैसे सोम और स्ट्रक्चर में से 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, ये कम ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि स्ट्रक्चर में से 12 क्वेश्चन दे दे, सोम में से 3 ही क्वेश्चन दे। इतना स्टैटिस्टिकल डाटा फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइसली स्टैटिस्टिकल डाटा को फॉलो नहीं करना चाहिए। क्लियर है पार्टी वाला? इतना सारा सिलेबस रिवीजन करना है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए। अब यहां पर सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर ही, अगर इसी का ही मैं एग्जांपल लूं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 10 टॉपिक्स हैं, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में भी मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर 10 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है। क्लियर है पार्टी वाला? अब इतने सारे टॉपिक ध्यान में नहीं रह सकते, तो हमने क्या करा, सिविल फंडामेंटल पर स्ट्रेस स्ट्रेन को बाइफरकेट कर दिया।
बाइफरकेट किस तरह करा, इसके अंदर 5 टाइप्स में से डिवाइड कर दिया। सबसे पहला प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। दूसरा स्ट्रेस स्ट्रेन कंसेप्ट, और इसके साथ ही हुक्स लॉ। यही पढ़ते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर। थर्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्मल स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस। और फाइनल टॉपिक है हमारा मिसलेनियस पार्ट। अब इन 5 पार्ट्स पर अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्या होता है ना, पूरा चैप्टर जब हम पढ़ लेते हैं और टीचर अगला चैप्टर स्टार्ट करवाता है तो हम पिछले चैप्टर के क्वेश्चन करना भूल जाते हैं। तो सिविल फंडामेंटल में आपको क्या करवाया गया कि जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। अब हर पार्ट के बाद या अगर कोई छोटा पार्ट है उससे दूसरे के साथ ज्वाइन करके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाई गई। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंदर मान लेते हैं अब तक 20 क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो जैसे ही प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल खत्म हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग 20 क्वेश्चन हमने उधर ही प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, जैसे ही स्ट्रेस स्ट्रेन खत्म हुआ उसके 20 क्वेश्चन उसी पॉइंट पर हमने कवर कर लिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में भी हमने ऐसा ही करा, थर्मल स्ट्रेसेस में भी हमने ऐसा ही करा और मिसलेनियस टॉपिक में भी हमने ऐसा ही करा। अब इससे हुआ क्या, हमें पता चला कि भाई हमें ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में दिक्कत आ रही थी, ये क्वेश्चन मुझसे ढंग से नहीं हुए। तो मैंने क्या करा, इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के टॉपिक को दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया, ये देखा कि मुझे दिक्कत कहां पर आई है। नॉर्मली क्या होता, मैं पूरे चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता और मुझसे 4 क्वेश्चन नहीं होते 100 में से, और मैं ये मान के चलता भाई 96 तो हो गए ना, तो मतलब तैयारी फुल है। बट वो 4 क्वेश्चन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के थे और वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपके एग्जाम के अंदर आ गया। समझ गए? तो यहां पर टाइप्स के बेसिस पर चैप्टर को क्लासिफाई कर दिया गया और हर टाइप पर जितने क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं वो हमने खुद डिस्कस कर लिए। अब जैसे ही स्ट्रेस स्ट्रेन कंप्लीट हुआ उसके बाद अगला चैप्टर आएगा। जैसे ही हमने 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। उस मॉक टेस्ट को इनिशियली मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, उसके सॉल्यूशन दिए जाएंगे और वो मॉक टेस्ट में सारे सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट के, जैसे पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वो सारे क्वेश्चन होंगे जो अब तक किसी एग्जाम में नहीं आए हुए और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर है पार्टी वाला? ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस रहेगा किसी भी प्रिपरेशन का, क्योंकि पुरानी चीजें करी हुई तो आप याद भी कर लेते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, बट जो चीज नहीं पूछी गई वही वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में नए क्वेश्चन आते हैं और हम ये सोचते हैं ये तो नया क्वेश्चन आ गया, सर ने करवाया ही नहीं था या थ्योरी में पढ़ाया ही नहीं था। एक्चुअली में थ्योरी में पढ़ाया होगा टीचर ने, बट वो सिलेबस इतना ज्यादा है कि हम रिवाइज ही नहीं कर पाए। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे अलग से 20 क्वेश्चन दिए, स्ट्रेस स्ट्रेन पे अलग से 20 क्वेश्चन दिए। अब जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करी तो मुझे पता लगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरा एक लीक लिंक है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में कोई ना कोई वीक लिंक मिलेगा। वही वीक लिंक मुझे बार बार रिवीजन करना है, पूरा चैप्टर रिवीजन ना करने के बजाय मुझे वो लिंक रिवीजन करना है। अब इससे होता क्या है वो सुनो। मान लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से मैंने रिवीजन स्टार्ट करी और मैंने पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ ली, स्ट्रक्चर भी पढ़ ली, फिर मैं कंक्रीट पर। अब 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैं इतना सैचुरेट हो चुका हूँ कि मैं कंक्रीट में वो एफिशिएंसी दे ही नहीं पाऊंगा। इसके बजाय मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 10 टॉपिक है और 10 चैप्टर्स में से हर चैप्टर में सिर्फ एक एक टॉपिक पर मुझे प्रॉब्लम आई थी,
जब मैंने पढ़ाई करी थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, तो मैं उन्हें ही क्यों ना रिवीजन कर लूँ, ताकि मेरे अंदर ये 16 सब्जेक्ट करने की एनर्जी भी बनी रहे और मेरा टाइम भी बच जाए और एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो कि जो मुश्किल चीज़ें या जो चीज़ें मैं गलत करता था या जो चीज़ें इनिशियली मुझे समझ नहीं आई थी, मैंने वो एक कम टाइम में कंसाइज़ टाइम के अंदर वो रिवीजन कर लिया। क्लियर है पार्टी वाला? ये कांसेप्ट है सिविल फंडामेंटल्स का। हर सब्जेक्ट पर यही अप्रोच लागू होगी कि हर चैप्टर की टाइप्स क्लासिफाई करी जाएँगी। उस हर टाइप पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएँगे। ये जो 20-20 क्वेश्चन हैं, ये पीवाईक्यू है और जो ये एक मॉक टेस्ट है हर सब्जेक्ट पर, वो क्वेश्चन्स हैं जो अब तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए। तो इस तरह से हम मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम कवरेज कर सकते हैं और अपनी उस प्रॉब्लम को भी हटा सकते हैं, जो कि ये बताती थी कि मैं लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे करूँ और क्या करूँ? क्योंकि यही नहीं पता चलता कौन-सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ। ठीक है? और रेगुलर इंटरवल पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे पीवाईक्यू, तो मेरे टॉपिक की रिवीजन भी होती रहेगी और वो बेटर तरीके से मुझे ध्यान भी रहेगा। क्लियर है पार्टी वाला? चलिए, ये तो थी हमारी स्ट्रैटेजी कि हम सिविल फंडामेंटल्स में किस तरह की अप्रोच लेके पढ़ाने जा रहे हैं, या आपको कंटेंट देने जा रहे हैं। क्लियर है? बट अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, चलो स्ट्रैटेजी तो समझ में आ गई कि सर हर टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि मुझे पता लगे कि हुक्स लॉ पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और एक मॉक टेस्ट भी दे देंगे कि जिस पर सर हमें पता चल जाएगा कि मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे तो हम किस तरह अप्रोच करेंगे चीजों को। क्लियर है पार्टी वाला? चलिए, अब बात करते हैं, ये 16 सब्जेक्ट है, इन्हें डिवाइड किस तरह करा के जाए, किस बेसिस पर हम इन सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करें। तो हमने 3 सेक्शंस को क्लासिफाई करा। सारी इंजीनियरिंग के 16 सब्जेक्ट्स को 3 सेक्शंस के अंदर बांट दिया। तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा जिसमें हमने 3 पार्ट रखे जो एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है? सबसे पहला पार्ट है जिसमें हम स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे इस पार्ट के अंदर ना, जो हमारा सेक्शन ए है, इसके अंदर तीनों पार्ट्स में या तो डिजाइनिंग है या एनालिसिस है। सेक्शन ए बात करेगा या तो एनालिसिस पर, एनालिसिस या फिर डिजाइन पर। ठीक है? एनालिसिस का मतलब होता है फोर्सेस या मूवमेंट्स का कैलकुलेशन करना और डिजाइन का मतलब होता है मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया पता करना है कि वो कितना होगा। ठीक है? तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये जो हमारा पोर्शन है, ये पोर्शन डील करेगा एनालिसिस के अंदर, जिसमें हम फोर्सेस और मूवमेंट्स को निकालना सीखेंगे। क्लियर है पार्टी वाला? इसकी एक बल्क में वेटेज, जो एक कंबाइंड वेटेज है, वो वेटेज इसकी रहती है हमारी, अगर 100 क्वेश्चन का कोई एग्जाम है तो 10 से 15%, इसके बीच में कहीं ना कहीं ये रहेगा। ठीक है? सिर्फ एनालिसिस वाला पार्ट होगा, फोर्सेस और मूवमेंट्स कैलकुलेट करी जाएगी। सेकंड पार्ट में अब एक बार हमने एनालिसिस कर लिया, अब हम पढ़ेंगे उन मटेरियल्स के बारे में जिन्हें हम डिजाइनिंग में यूज करने वाले हैं, जैसे कि कंक्रीट, बिल्डिंग मटेरियल एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग। ये भी एनालिसिस ही है, बट ये कैसा एनालिसिस है? ये एनालिसिस है थ्योरेटिकल। ये एनालिसिस है थ्योरेटिकल। इसकी जो वेटेज है, वो वेटेज है 15 टू 20%। समझ गए? अब एक बार हमने
पहले मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिया, उसमें फोर्सेस निकालनी सीख ली। फिर मैंने देखा कंक्रीट होता क्या है, बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर, सीमेंट ये सब चीजें क्या होती हैं, एग्रीगेट क्या होता है। उसके बाद मैंने एस्टिमेशन कॉस्टिंग देख ली। फाइनली मैं करूंगा डिजाइन। ये है डिजाइनिंग पार्ट। डिजाइनिंग पोर्शन, इसमें मुझे निकालना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितने नंबर ऑफ बार्स यूज करी जाएगी, और इसकी वेटेज होती है 15 to 20%। क्लियर है पार्ट ए वाला? ठीक है। अब ये जो सेक्शन 1 है वो ऑलमोस्ट 45% की वेटेज कैरी करता है किसी भी एग्जाम के अंदर। 45 to 50 लाई करता है, हम 45 मान के चलते हैं। ठीक है। अब क्या दिक्कत आती है, हमें सबसे पहले आरसीसी से शुरू करते हैं मान लो। अब ना आरसीसी का मतलब क्या है, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट। ना मुझे सीमेंट के बारे में पता, ना मुझे कंक्रीट के बारे में पता, और ना मुझे रीइंफोर्सिंग के बारे में पता। ना ही मुझे मूवमेंट निकालनी आती, ना ही मुझे शियर फोर्स निकालनी आती, तो डिजाइन करोगे कैसे? तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे पार्ट 1 ही करना चाहिए। उसके बाद मुझे समझ में आना चाहिए कि कंक्रीट क्या होता है और बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है। ठीक है। और फाइनली मैं जाऊंगा डिजाइनिंग पर। समझ गए इस पार्ट को? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में हमने दो पार्ट्स में चीजों को क्लासिफाई करा। एक, इसमें हमने रखा पार्ट 1 में फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है। कोई भी अगर 3 सब्जेक्ट लिए जाएं तो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट सबसे बल्क सब्जेक्ट है कंबाइंड फॉर्म के अंदर। ये सारा थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है। मोस्ट कैलकुलेटिव, सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है ये। ठीक है। इसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, थ्योरी भी उतनी ही पूछी जाती है जितने न्यूमेरिकल पूछे गए हो। ठीक है। तो पूरी इंजीनियरिंग में अगर बल्क ऑफ सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट हम स्टार्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर तीनों के तीनों पार्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है। जबकि जब मैं बात करता हूं सेक्शन बी की, इसमें कोई भी सब्जेक्ट पार्ट 1 में एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है। बल्कि जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स करूंगा और इसमें बायोन्सी फोर्स या सरफेस टेंशन ये सब निकालूंगा, या कंपोनेंट निकाल लूंगा किसी पर्टिकुलर एंगल पर, वो सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ही कंसेप्ट होंगे। जब सॉइल मैकेनिक्स में शियर का डिजाइन करूंगा तो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही कंसेप्ट होगा। इसीलिए मैंने सेक्शन 1 को सबसे पहले करने की कोशिश करी। जब वो पार्ट हो गया तो फिर मैंने सेक्शन बी पर पार्ट 1 करा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। किसके बेसिस पर? वेटेज के बेसिस पर, क्योंकि इसकी वेटेज 25 to 35% के बीच में कहीं पर भी लाई कर सकती है। क्लियर है पार्ट ए वाला? इसके बाद बात करते हैं पार्ट 2 की, करेंगे हम। पार्ट 2 में आते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस के तो कोई है नहीं खास, बट इसमें से कभी कभी एग्जामिनर अनरियलिस्टिक क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन दे देता है। जैसे कि सर्वे में से 10 क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने। ठीक है। हाईवे में से 4 क्वेश्चन दे दिए, हाइड्रोलॉजी में से 8 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है। अब ये 4 सब्जेक्ट इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस पर बेस्ड होते हैं, इसमें से कभी भी किसी की वेटेज ज्यादा बढ़ सकती है। ये एडिशनल एडवांटेज देते हैं किसी भी सिलेक्शन को, एडिशनल एडवांटेज। जरूरी नहीं है इनके बेस पे सिलेक्शन हो, सिलेक्शन तो ऊपर वाले के बेस पर ही हो जाएगा। बट ये वो सब्जेक्ट हैं जो अगर कहीं आप एज पर रुके हुए हो तो ये सब्जेक्ट आपकी नैया पार लगा देंगे, क्योंकि इनकी वेटेज 20 से
25% के बीच में रहती है। क्लियर है पार्टी वाला? तो ये टोटल वेटेज अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास लाई करती है। समझ गए? अब बात करते हैं फाइनल पार्ट की। हमारा फाइनल पार्ट है जिसमें हमें कुछ मिसलेनियस सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बहुत ही ज्यादा माइनर सब्जेक्ट हैं, किसी किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट आजकल रेलवेज जैसे टॉपिक पर भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको स्मॉल एज प्रोवाइड करते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, क्योंकि इनकी वेटेज अप्रोक्स 5 से 8% रहती है। इस चीज को ध्यान रखना। कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछ लेगा दोनों में मिला के, कभी कभी 6 क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। इनकी वेटेज स्पेसिफाइड नहीं है, पर बाकी सभी की वेटेज बिल्कुल स्पेसिफाइड है। अब इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस होंगी वो देखो। एक तो हम टॉपिक वाइज रिवीजन कर पाएंगे। टॉपिक वाइज रिवीजन हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, हमें सब्जेक्ट का इंटरलिंकेज पता चलेगा तो रिवीजन करने में आसानी होती है। दूसरा, मॉक टेस्ट हेल्प की हेल्प से हम वो क्वेश्चन भी देख लेंगे जो हमें एडिशनल क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है, जो अब तक नहीं पूछे गए किसी भी एग्जाम में। प्रॉपर टॉपिक वाइज रिवीजन करोगे तो आपको उन लूप होल्स को भी कवर कर पाओगे जो एक पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा वीक हो जाता है। जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन में हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वीक हो गया, तो हम उन चीजों को भी टैकल कर पाएंगे। टैकल स्मॉल टॉपिक्स। ठीक है, रिवीजन प्रॉपर होगी तो चीजें भूलेंगे भी नहीं। और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट भी हमने यहां पर सीख लिया। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। क्लियर है पार्टी वाला? इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना क्यों जरूरी है उसका अंदाजा मैं आपको आज के एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से बताता हूं। आज के एग्जामिनेशन अटेम्प्ट के अंदर कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में 4 से 5 लाख ऐसे सिविल इंजीनियर्स हैं जो फॉर्म भरते हैं या किसी न किसी तैयारी में लगे हुए हैं। ध्यान से समझना अब इसे। अब इन 4 से 5 हजार के अंदर सबकी जॉब तो लगेगी नहीं, ये तो जायज सी बात है, एक ही बारे में सबकी लगेगी नहीं। हमारे पास वैकेंसी कितनी अवेलेबल है? वैकेंसी अवेलेबल है हमारे पास अप्रोक्सीमेट 4 हजार। किस तरह से? मान लेते हैं एसएससी जेई में हमारी 1000 वैकेंसी आ गई। गेट में मान लेते हैं हमारी 1000 वैकेंसी आ गई। स्टेट एई के अंदर, स्टेट एई में हमने मान लिया 1000 वैकेंसी आ गई सभी में मिला करके। और किसी भी स्टेट में जेई की वैकेंसी भी है, अगर उसे भी मैं काउंट कर लूं तो ये मैं बहुत हाई नंबर लेकर के चल रहा हूं कि 1000 वैकेंसी आ गई हर साल, पर ऐसा होगा नहीं। ईएससी में तो जनरल की टोटल वैकेंसी होती है हमारी 150 के अराउंड। तो ये सारा मिला के 4000 वैकेंसी ही है। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूं 4 से 5 लाख बच्चों में इन 4000 वैकेंसी के लिए 2 लाख बच्चे ही फॉर्म भरेंगे, मैं उससे ज्यादा नहीं मान रहा एवरेजली। ठीक है, अब इन 2 लाख में से मैं मान के चलता हूं कि जो बहुत जबरदस्त बच्चे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो 15 हजार के आसपास है, 7 8% के आसपास। ठीक है, अब होना तो सिलेक्शन कितनों का है? 4 ही हजार का है। और 4 ही हजार का सिलेक्शन होना है, और ऐसा भी नहीं है कि कट ऑफ जो है वो 100 में से
90 चली जाती हो, अगर इतनी कट ऑफ भी चली जाए तो भी मैं मान लूं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 70-75% पर आराम से सिलेक्शन हो जाता है किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे आप कोई भी पेपर दे देना। ठीक है, किसी के भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालाइज कर सकते हो। अब पॉइंट इज दैट कि अब जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं उन्होंने क्या गलती करी है? गलती कुछ नहीं करी, उन्होंने सभी सब्जेक्ट उसी तरह कवर करे थे जैसे इन 4000 बच्चों ने कवर करे थे जो सेलेक्ट हुए हैं। दिक्कत कहां पर आई कि लास्ट टाइम पर रिवीजन नहीं कर पाए, सिर्फ सिलेबस की कवरेज पर ध्यान दे दिया, उसके साथ साथ रिवीजन पर ध्यान दिया ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना प्रिपरेशन में, वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम के अंदर तैयारी करने के दौरान हम जो तैयारी करते हैं, बट इसी को सबसे नीचे रखा जाता है आपके द्वारा। आप क्या करते हो, नोट्स रिवीजन कर लोगे 25 बार, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सिर्फ एक बार, जबकि क्वेश्चन प्रैक्टिस 25 बार करनी चाहिए थी और नोट्स तो एक ही बार रिवीजन हो जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है वो चीजें। तो सिविल फंडामेंटल में हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस जो होगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर रहेगा, जो कि बेस्ड ऑन टाइप्स या टाइप वाइज सेक्शंस, जो कि हमने बाइफरकेट कर रखे हैं। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना सबसे ज्यादा, और हमारा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही रहेगा सिविल फंडामेंटल में। समझ गए इस पार्ट को? तो ये एक फंडामेंटल स्ट्रेटेजी है जो सिविल फंडामेंटल में हम आपको फॉलो करवाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जिस सीक्वेंस में टॉपिक्स करवाए जाएंगे उसी सीक्वेंस में आप टॉपिक करो और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, मैं श्योर करता हूं अगर इस तरह से टाइप बाई सेक्शन पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई तो लास्ट पॉइंट पर जो ये 5 हर्डल्स आप देखते हो ना, उनमें से एक भी नहीं आएगा। ठीक है, ये तो 6 है, मैंने 5 ही बोले। हटा जो मोटिवेशनल और साइकोलॉजिकल इशू है ना, वो इन पांचों का रिजल्ट है कि हमारी प्लानिंग सही से नहीं हुई होगी, हमने सब्जेक्ट सही से रिवाइज नहीं करे होंगे, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी होगी, जिसकी वजह से हमारे मॉक में कम नंबर आए होंगे और फिर एग्जाम में स्ट्रेस हम फील करेंगे। क्लियर है पार्ट ये वाला? एक फोकस हमारा और रहेगा चीजों पर, और वो रहेगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर। ऑब्जेक्टिव के साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हमारे लिए प्रायोरिटी पर रहेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट अपने आप में ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर फोकस नहीं रहेगा। क्योंकि एक नॉर्मल कहावत है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है आप कन्वेंशनल पार्ट आप ठीक कर लो, बट अगर आपका न्यूमेरिकल या कन्वेंशनल पार्ट ठीक है, पेपर ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। तो ये है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे कोर्स का, हमारे प्लेटफॉर्म का, जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, और ये है वो फंडामेंटल स्ट्रेटेजी जिसे हम फॉलो करेंगे, जो मेरे पास्ट 7 ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पर है। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमने हर चैप्टर के कुछ टॉपिक्स फ्री में अवेलेबल करवाए हैं, जो कि आप मोबाइल ऐप से या यूट्यूब पर देख सकते हैं। अपनी क्वेरीज के साथ भी हमें टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगली क्लास में अपने सिविल फंडामेंटल प्लेटफॉर्म पर।